चलिए बच्चे लोग स्टार्ट किया जाए। तो कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, है ना। और न्यूटन के सेकेंड लॉ में हम लोगों ने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड के। और ये लीनियर मोमेंटम किधर चेंज करता है? तो जिधर हम लोग फोर्स लगाते हैं उधर ही चेंज करता है। ठीक है, चलिए अब आगे की बात सुनेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे इम्पल्सिव फोर्स impulsive force and impulse of force. Impulsive force and impulse of force. Impulsive force and impulse of force. क्या है ये impulsive force और क्या होता है impulse of force? किसी को पता है? What is impulsive force? हाँ, sudden force. ठीक है, देखिए अगर कोई बहुत बड़ा सा फोर्स बहुत छोटे टाइम के लिए काम करता है ना, तो इसको हम लोग इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं। जैसे मम्मी मारती है तो कैसे मारती है? चटाक से मार के हाथ हटा लेती है, हाँ या ना। कभी ऐसा हुआ कि मम्मी ऐसे मार के तो हाथ ऐसी रखी हुई हो, फिर आपको समझ में नहीं आएगा मम्मी मार रही थी कि प्यार कर रही थी, हाँ या ना। लेकिन यही मम्मी ऐसे कर खींच के मारी और उसके हाथ हटा ली, ज्यादा इफेक्टिव होता है ना। बहुत बड़ा सा फोर्स बहुत छोटे से टाइम के लिए अगर लगा तो ये इम्पल्सिव फोर्स है। कांटी ठोकना है, क्या करते हैं? ऐसे हथौड़ी मार कर ऐसे दबाते हैं क्या? नहीं, क्या करते हैं? ऐसे ही करते हैं, हाँ या ना। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है? एक बड़ा सा फोर्स आता है और बहुत छोटे टाइम के लिए लगता है और ये बहुत बड़ा इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। समझ में आ रहा है? तो अगर कोई बहुत बड़ा सा फोर्स बहुत छोटे टाइम के लिए काम करेगा तो इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? इंपल्सिव फोर्स बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया क्या इंपल्सिव फोर्स? कोई बहुत बड़ा सा फोर्स बहुत छोटे टाइम के लिए काम करेगा तो इस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? इंपल्सिव फोर्स बोलेंगे। इतना दूर क्लियर है? आगे बढ़ाएं। अब देखिए फोर्स और जितने देर के लिए फोर्स काम किया, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या कहलाता है? इंपल्स ऑफ फोर्स कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए कि एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी पे एक फोर्स काम किया, एफ। एक फोर्स काम किया एफ, कितने देर के लिए किया? टी टाइम के लिए। ये बॉडी है, एफ फोर्स आया, कितने देर के लिए लगा? टी टाइम के लिए लगा। ठीक है, तो एफ जो है इसको हम इंपल्सिव फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और टी जो है ये टाइम फॉर विच फोर्स एक्ट्स। टाइम फॉर विच फोर्स एक्ट्स। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इंपल्स ऑफ फोर्स क्या होता है? इंपल्स ऑफ फोर्स, तो याद रखेंगे ये प्रोडक्ट होता है किसका? इंपल्सिव फोर्स का और टाइम फॉर विच फोर्स एक्ट। ठीक है, तो यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि इंपल्स ऑफ फोर्स क्या होगा, तो इंपल्सिव फोर्स कितना है? एफ है। टाइम कितना है? टी है। फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इंपल्स ऑफ फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इंपल्स ऑफ फोर्स। याद रहेगा, कोई बहुत बड़ा सा फोर्स बहुत छोटे टाइम के लिए अगर आगे काम कर रहा है, किसी को मारते हैं हम लोग तो घूसा मार के हटा लेते हैं। क्यों? ज्यादा भयानक इफेक्ट पड़े। ऐसा कभी हुआ? ऐसा मारे ऐसे मार के तोड़ देंगे, नहीं ना होता है कि होता है? कभी हुआ है ऐसा कि किसी को मारे, मार कैसे करके रखे हुए ना, अब तुड़वे करेगा तब पे हटाएंगे, है ना। उतना देर में वो बेचारा आपका हाथ भी तोड़ सकता है। ठीक है, तो आप करते क्या है कि किसी को मारे, मार के हाथ हटा लिए तुरंत। ठीक है, तो क्या किया? आप एक बहुत बड़ा सा फोर्स बहुत छोटे टाइम के लिए लगाए। ये बड़ा सा फोर्स छोटे टाइम के लिए, इस फोर्स को हम बोलते हैं इंपल्सिव फोर्स। और फोर्स और टाइम का जो प्रोडक्ट है ये क्या कहलाता है?
इम्पल्स ऑफ फोर्स कहलाता है। अगर हम आपसे पूछे कि बताइए यूनिट ऑफ इम्पल्स ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ इम्पल्स ऑफ फोर्स क्या होगा? फोर्स के लिए न्यूटन, टाइम के लिए सेकेंड, तो न्यूटन सेकेंड याद रहेगा। अगर आपसे पूछे बताइए डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इम्पल्स ऑफ फोर्स क्या बोलेंगे? एम एल टी माइनस वन, याद रहेगा ये सब। चलिए लिखेंगे इम्पल्सिव फोर्स एंड इम्पल्स ऑफ फोर्स लिखेंगे इसमें। ये समझ में आया क्या बोले? समझ में आया ना? सडन फोर्स जो है इसी को हम लोग इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं। लिखेंगे इफ अ लार्ज फोर्स, if a large force acts on the body, if a large force acts on the body, ACTS, acts on the body for 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 very small interval of time, 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 then it is known as, then it is known as, then it is known as, then it is known as impulsive force, that is known as impulsive force, that is known as impulsive force, impulsive force, full stop. The product of, उसके नीचे एक लाइन में लिखेंगे है ना, the product of, the product of force, the product of force and time interval, and time interval, the product of force and time interval for which force act, the product of force and time interval for which force act, time interval for which force act, the product of force and time interval for which force act is known as, is known as, is known as impulse of force, is known as impulse of force, is known as impulse of force। ठीक है, चलिए इसके बाद ये डायग्राम बना के इसको कॉपी कीजिए।
हो गया बच्चे लोग, आगे बढ़े। तो इम्पल्सिव फोर्स क्या है? व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट फॉर अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, ये क्या कहलाता है? इम्पल्सिव फोर्स कहलाता है। फोर्स और जितने देर के लिए वो काम किया है, दोनों का प्रोडक्ट क्या कहलाता है? इम्पल्स ऑफ फोर्स कहलाता है। नेक्स्ट हेडिंग में डालेंगे इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम स्कूल के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना? स्कूल के एग्जाम में बहुत आता है। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। स्टार्ट करें, सुनेंगे, है ना? मान लीजिए कि ये एक बॉडी है, किसी टाइम t इक्वल टू 0 पे बॉडी का लीनियर मोमेंटम था पी आई। टाइम t इक्वल टू 0 पे लीनियर मोमेंटम कितना था? पी आई था। यहां पे एक फोर्स काम किया एफ, कितने देर के लिए काम किया? टी टाइम के लिए। एक फोर्स काम किया एफ, कितने देर के लिए किया? टी टाइम के लिए किया। तो अब जो लीनियर मोमेंटम है ये हो गया पी एफ। ठीक है, क्या हो गया लीनियर मोमेंटम? पी एफ। तो पी आई से पी एफ हो गया, मतलब लीनियर मोमेंटम में चेंज आया, हाँ या ना? ठीक है, आगे सुनेंगे। मान लेते हैं कि मैंने टाइम में एक बहुत थोड़ा सा चेंज किया, और टाइम को हम लोग जो पहले टी था, अभी मैंने उसे टी प्लस डी टी कर दिया। कितना कर दिया बाबू? टी इक्वल टू टी प्लस डी टी कर दिए। तो लीनियर मोमेंटम जो था ये हो गया पी एफ प्लस डी पी। ठीक है, जब टाइम को हम थोड़ा सा बढ़ाए हैं, बहुत थोड़ा सा चेंज किए हैं, है ना? ठीक है, डी टी। तो लीनियर मोमेंटम कितना हो गया? पी एफ प्लस डी पी। अगर हम आपको ये बोले कि पी आई क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम एट टी इक्वल टू 0। पी एफ क्या है, क्या बोलेंगे? पी एफ लीनियर मोमेंटम एट टी इक्वल टू टी, है ना? अगर हम आपसे पूछ ले कि बताइए पी एफ प्लस डी पी ये क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? लीनियर मोमेंटम एट टाइम टी इक्वल टू टी प्लस डी टी। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए स्मॉल चेंज इन टाइम, स्मॉल चेंज इन टाइम, टाइम में बहुत छोटा सा चेंज कितना लाए हैं हम लोग? dt। टाइम में बहुत छोटा सा चेंज लाए हैं dt। जब टाइम में dt चेंज आया है, तो स्मॉल चेंज इन लीनियर मोमेंटम कितना आया है? कितना? dp आया है। और ये f क्या है? ये इम्पल्स ऑफ, सॉरी इम्पल्सिव फोर्स है। f क्या है? इम्पल्सिव फोर्स। अब सुनेंगे इधर, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं बच्चे लोग? फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन का सेकेंड लॉ हमको क्या बोला? F इज इक्वल टू क्या होता है? dp बाई dt। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग छोटा सा चेंज निकाले हैं लीनियर मोमेंटम में, कितने देर में? dt टाइम में। हम चाह रहे हैं कि बड़ा चेंज निकाल सके लीनियर मोमेंटम में, जब फोर्स कितने देर के लिए काम कर रहा? t टाइम के लिए। तो छोटे चेंज को बड़ा चेंज में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसको यहाँ से यहाँ ले आइए, तो आपको मिलेगा f इंटू डी टी, दिस इज इक्वल टू डी पी। ये छोटा सा चेंज है, अगर आपको इसको बड़ा करना है तो आप ये क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। तो आप लिखेंगे नाउ इंटीग्रेटिंग,
तो f इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीपी। टाइम स्टार्ट जीरो से हुआ, खत्म कहां पे हुआ? टी पे। टाइम स्टार्ट जीरो से हुआ और मैक्सिमम कहां तक गया? टी तक गया। जब टाइम जीरो है तो लीनियर मोमेंटम कितना है? ये लीनियर मोमेंटम है ना, तो ये कितना है? पी आई। जब टाइम टी हो गया तो लीनियर मोमेंटम कितना हो गया? पी एफ हो गया। बताइए तो dt का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे? t जीरो से लेके t तक दिस इज इक्वल टू dp का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे? p कहां से कहां तक? pi से लेके pf तक। अब तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, तो f इंटू अपर लिमिट t है माइनस t के जगह लोअर लिमिट कितना पुट करेंगे? जीरो। इक्वल टू p के जगह पहले अपर लिमिट कितना आ जाएगा? pf माइनस p के जगह लोअर लिमिट कितना आ जाएगा? pi। तो f इंटू टी दिस इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई, हाँ या ना? अब बताइए तो f इंटू टी क्या है बच्चों? इम्पल्स ऑफ फोर्स है। क्या है? इम्पल्स ऑफ फोर्स। और बाबू पी एफ माइनस पी आई को आप क्या बोलते हैं? चेंज इन लीनियर मोमेंटम, हाँ या ना? अरे फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू चेंज ही कहलाता है ना। ठीक है, तो पी एफ माइनस पी आई क्या है? चेंज इन लीनियर मोमेंटम। अब सुनेंगे क्या बोलता है इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। ये बोलता है कि किसी भी बॉडी पे जो इंपल्स ऑफ फोर्स काम करेगा वो किसके बराबर होगा? चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर। मतलब ये है कि ये बॉडी अभी रखा हुआ रुका हुआ है तो लीनियर मोमेंटम कितना? जीरो। हम इसके ऊपर एक फोर्स लगाए तो ये चलने लगा था ना, हाँ या ना? तो यहाँ पे जो इंपल्स ऑफ फोर्स लगाए ये किसके बराबर होगा? इसका लीनियर, जब ये चला तो पक्का है कि कुछ ना कुछ लीनियर मोमेंटम आया होगा, तो ये ठीक किसके बराबर होगा? चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर होगा। समझ में आया क्या बोला इंपल्स मोमेंटम थ्योरम? इंपल्स ऑफ फोर्स कभी भी लगाएंगे तो वो किसके बराबर होगा? चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर होगा, हाँ या ना? आप लोग फुटबॉल खेलते हैं, अचानक से शॉट मार दिए, तो वो क्या है? आप बड़ा सा फोर्स छोटे टाइम के लिए लगाए, है ना? पहले बॉल धीरे धीरे जा रहा था, जब शॉट मार दिए तो बॉल तेजी से जाने लगा। तेजी से जाने लगा मतलब उसका लीनियर मोमेंटम क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। हुआ ना यार? तो वहां पे लीनियर मोमेंटम चेंज कर गया ना। तो लीनियर मोमेंटम जो चेंज किया वो जो भी चेंज हुआ है वो उसी चीज को हम क्या बोल रहे हैं? किस वजह से हुआ है? तो इंपल्स ऑफ फोर्स की वजह से हुआ। तो यही बात हम लोगों को बोला इंपल्स मोमेंटम थ्योरम कि इंपल्स ऑफ फोर्स जो है ना ये चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर होगा। ठीक है, किसी बॉडी पे आप कितना इंपल्स ऑफ फोर्स लगा रहे हैं ये किसके बराबर होगा? चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर होगा। क्योंकि जब भी हम इंपल्स ऑफ फोर्स लगा रहे होंगे तो हमको चेंज इन लीनियर मोमेंटम वहां पे दिख जाए। ठीक है, समझ में आया बात? चलिए कॉपी करेंगे। पहले ड्यूक के लिखेंगे, लिखे ना है? लिखवाए है क्या कुछ? नहीं लिखेंगे, पहले लिखिए। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम लिखेंगे इसमें। इट स्टेट्स दैट इट स्टेट्स दैट इट स्टेट्स दैट इट स्टेट्स दैट impulse of force impulse of force acting on the body acting on the body acting on the body is equal to the change in linear momentum is equal to the change in linear momentum is equal to the change in linear momentum of the body is equal to the change in linear momentum of the body। याद रहेगा? चलिए कॉपी कीजिए दोस्तों। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में आता है ये, है ना? स्टेट एंड प्रूफ इन क्या है? इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। ठीक है, हाँ। डीटी क्या है वो बताइए, डीपी क्या है वो बताइए। वही तो हम पूछ रहे हैं, बताइए। आप बताइए ना डीपी क्या है? क्या लिखे हैं? पहले लाइन तो पढ़िए, क्या लिखे हैं? डीपी के पहले क्या लिखे और डीटी के पहले क्या लिखे हैं बताइए। स्मॉल चेंज इन फोर्स। कैसे लिखेंगे? कैसे चश्मा भूल गए आप?
देखिए वो क्या लिख रही है, देखिए स्मॉल चेंज इन टाइम है, स्मॉल चेंज इन टाइम को dt लिखें और स्मॉल चेंज इन लीनियर मोमेंटम को dt लिखें। समझ गए? चश्मा लेके आना है, तो हम भी उतार देते हैं, हमको तो कुछ पता ही नहीं चलता है, सब हमको पीले लगता है, कहाँ है वो नहीं पता चलता। कल आप में से बहुत सारे लोग गायब क्यों थे क्लास से बाबू? सबके लिए बारिश हो रही थी, सब बह जाते हैं हम लोग नहीं। कहाँ कहाँ कर लेते हो जिम इतना कमजोर हो के बाबू? हो गया? चलिए लिखेंगे सवाल। लिखेंगे क्वेश्चन। A body of mass 10 kg, a body of mass 10 kg is moving with velocity, is moving with velocity 10 meter per second
is moving with velocity 10 meter per second, comma देखिए suddenly a force acts on the body, suddenly a force acts on the body for 0.8 second, for 0.8 second, due to which due to which due to which its velocity become due to which its velocity become 30 meter per second, due to which its velocity become 30 meter per second, full stop. फाइंड नंबर वन में लिखेंगे, नंबर वन में impulse of force impulse of force acting on the body और नंबर टू में magnitude of force acting on the body, magnitude of force acting on the body. चलिए जल्दी बनाइए. पहले गिवन डाटा लिखिए. आगे आंसर कितना आया? बोलता है एक बॉडी है जिस बॉडी का मास कितना है 10 kg, कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा था 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा था. सडनली इस बॉडी पे एक फोर्स लगा, कितने देर के लिए लगा 0.8 सेकंड के लिए लगा, जिसके वजह से बॉडी की वेलोसिटी कितनी हो गई, जिसकी वजह से बॉडी की वेलोसिटी हो गई 30 मीटर पर सेकंड. यही है आपसे बोला गया पहला सवाल कि बताइए इंपल्स ऑफ फोर्स क्या होगा. इंपल्स ऑफ फोर्स बोले तो F इंटू टी, हाँ या ना. इंपल्स ऑफ फोर्स यही है ना, F इंटू टी. अब देखेंगे इधर, आपको पता है कि F इंटू टी इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर फाइनल लीनियर मोमेंटम माइनस इनिशियल लीनियर मोमेंटम. फाइनल लीनियर मोमेंटम मतलब मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल लीनियर मोमेंटम का मतलब मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी. मास कितना दिया है बच्चों 10, फाइनल वेलोसिटी कितना है 300, माइनस मास कितना दिया है 10, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 100, 30 है ना ये वाला. तो ये कितना आ गया 10 इंटू 30 कितना हो गया 300 माइनस 100 कितना आ गया ये 200 न्यूटन सेकेंड. पहला का आंसर आ गया. दूसरा क्या बोला है, क्या है दूसरा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. तो F इक्वल टू P फाइनल माइनस P इनिशियल बाई T लिख सकते हैं ना. अब P फाइनल माइनस P इनिशियल का वैल्यू कितना आया है 200 बाई 0.8, यही होगा ना. पॉइंट हटाए 0 लगाए, कितना आ गया काट कूट के 250 न्यूटन. कितना आ गया 250 न्यूटन. समझ में आया कैसे बनेगा. आपको इंपल्स ऑफ फोर्स निकालने बोला था, लेकिन फोर्स का वैल्यू तो दिया नहीं था. लेकिन हमको पता है इंपल्स मोमेंटम थ्योरम से कि इंपल्स ऑफ फोर्स किसके बराबर होता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर होता है. ठीक है, चलिए कॉपी कीजिए इसको.
आगे बढ़े। एग्जाम में इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम पूछेगा, बना देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है बहुत एग्जाम में। बड़े बाबू आगे। हो गया सबका। हेडिंग में डालेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कोई भी चीज कंजर्व्ड है मतलब क्या, मतलब कांस्टेंट है ना, यही बात हुआ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बोलता है, सुनेंगे। ये बॉडी मान लीजिए ना अपने आप ये मूव कर रहा था, जब ये मूव कर रहा है तो इसके पास वेलोसिटी है, और वेलोसिटी है मतलब इसके पास लीनियर मोमेंटम है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बोलता है कि अगर किसी बॉडी पे बाहर से फोर्स नहीं लगाएंगे तो इसका लीनियर मोमेंटम ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट। फिर से क्या बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कि अगर किसी बॉडी पे बाहर से फोर्स नहीं लगाना है ना, बाहर से फोर्स नहीं लगाएंगे तो इसका लीनियर मोमेंटम ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। समझ में आ रहा है क्या बोले, क्या बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्व्ड है मतलब लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है, तो बोलता क्या है ये कि किसी बॉडी पे बाहरी फोर्स एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं लगेगा तो इसका लीनियर मोमेंटम ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट। देखते हैं एक बार, है ना। हम लोग जानते हैं, वी नो दैट फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या बोलता है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, क्या बोलता है बाबू, ये बोलता है एफ इज इक्वल टू कितना, डीपी बाई dt। अब सुनेंगे इधर, मैंने बोला कि हम किसी बॉडी पे फोर्स नहीं लगाते हैं। नहीं लगाते हैं का मतलब, नहीं लगाते हैं फोर्स मतलब नेट फोर्स कितना है उसके ऊपर, जीरो है। तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना है, जीरो। फोर्स को जीरो पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, dp बाई dt इज इक्वल टू जीरो। डी बाई डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा, इधर इधर, डी बाई डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या, डिफरेंशिएशन। किसका डिफरेंशिएशन, लीनियर मोमेंटम का, किसके रेस्पेक्ट में। अच्छा एक बात बताइए, किसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट जीरो आता है, कांस्टेंट का। किसका डिफरेंशिएशन जीरो आता है, कांस्टेंट का। मतलब p को डिफरेंशिएट किए ये जीरो आया, मतलब p पक्का क्या है, कांस्टेंट है, हाँ या ना। अब देखिए यहाँ पे मैंने कोई भी फोर्स नहीं लगाया तो लीनियर मोमेंटम क्या आया, ये बात कौन बोला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कोई भी चीज कांस्टेंट है मतलब चेंज हुआ कितने का, जीरो का। कोई भी चीज कांस्टेंट है नहीं बदल रहा मतलब कितने का चेंज हुआ, जीरो का। याद रहेगा ये सब बात, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, कि ऊपर ऊपर पार हो जा रहा है, आ रहा है ना। लिखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लिखेंगे इसमें, इट स्टेट्स दैट, इट स्टेट्स दैट, इट स्टेट्स दैट if no external force, it states that if no external force, it states that if no external force acts on the body, acts on the body, acts ACTS, acts on the body, then linear momentum of the body, then linear momentum of the body always remains constant, then linear momentum of the body always remains constant,
then linear momentum of the body always remains constant. कॉपी कीजिए इसको ना. ये कांस्टेंट क्यों लिखे समझ में आया ना. लीनियर मोमेंटम का डिफरेंशिएशन जीरो आया और हमको पता है किसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है, कांस्टेंट का. तो इसलिए पी को मैंने क्या लिख दिया, कांस्टेंट. हो गया, कॉपी कर लिए लोग. आगे बढ़े. न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? न्यूटन के गति का तीसरा नियम. वो हाँ, बिहाइंड एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. मतलब अगर हम इसके ऊपर फोर्स लगा रहे तो ये भी मेरे ऊपर फोर्स लगा रहा है. हाँ या ना, यही है ना. न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है कि बिहाइंड एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. लिखेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? न्यूटन का थर्ड लॉ लिखेंगे. It states that behind every action there is an equal and opposite reaction. Behind every action there is an equal and opposite reaction. हर एक एक्शन के पीछे कुछ ना कुछ रिएक्शन होता है. ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है. अब हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे. क्या देखेंगे बाबू? प्रूफ. ये बात समझे ना क्या बोले हम. अगर हम इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, मान लीजिए हम ऐसे करके इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो ये भी मेरे ऊपर क्या है? फोर्स लगा रहा है. इसका मतलब यही है ना. अब देखेंगे इसका प्रूफ. मान लेते हैं बच्चों कि दो बॉडी है. ये दो बॉडी है. हम इसको नहीं चला रहे थे, अपने अपने चल रहा था. ये क्या हो रहा था? ये अपने अपने मूव कर रहा था. ये दोनों आया और आके टकराया. आया और आगे क्या हुआ? क्या होगा इसके बाद? इस बॉडी के ऊपर ये फोर्स लगाएगा और इस बॉडी के ऊपर ये फोर्स लगाएगा. यही होगा ना. जब आकर के इस तरह से टकराएगा तो इसके ऊपर फोर्स कौन लगाएगा? ये. और इसके ऊपर फोर्स कौन लगाएगा? ये. होगा या नहीं होगा? ऐसे गए जाके टकराया इस तरह से, तो ये ब्लैक वाला जो मार्कर दिख रहा है, ब्लैक के ऊपर कौन फोर्स लगाएगा? ब्लू वाला. अब ब्लू वाले के ऊपर कौन फोर्स लगाएगा? ब्लैक वाला. ठीक है, यही कारनामा मान लेते हैं यहाँ पे हुआ है. देखिए, ये दो बॉडी है ना. ये दोनों आया और आके टकराया. इस बॉडी को मैंने ए बोल दिया है और इस बॉडी को मैंने बी बोल दिया है. ठीक है, तो बॉडी ए के ऊपर बात नहीं कीजिए लोग. बॉडी ए के ऊपर इधर एक फोर्स लगेगा और बॉडी बी के ऊपर इधर एक फोर्स लगेगा, है ना. तो एफ जो ए के ऊपर फोर्स लग रहा है, इसको हम लोग एफ ए बी बोल दे रहे हैं. मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू किसके वजह से? बी के वजह से. ठीक है,
और बी के ऊपर जो फोर्स लग रहा है इसको हम क्या बोल दे रहे, एफ बी ए बोल दे रहे, मतलब कि बी के ऊपर जो फोर्स लग रहा है ये किसकी वजह से लग रहा है, ए के वजह से लग रहा है। मान लेते हैं बच्चों कि जब ये दोनों बॉडी अपने अपने आया और बहुत छोटे से टाइम dt के लिए टकराया, कितने टाइम के लिए टकराया, dt टाइम के लिए टकराया, ठीक है, जिसमें ए का लीनियर मोमेंटम चेंज हो गया dpa से, कितना से, dpa से, और बी का लीनियर मोमेंटम चेंज हो गया कितने से, dpb से। जब ये दोनों जाकर के टकराया ना, ठीक है, कितने देर के लिए टकराया, dt टाइम के लिए, तो ए का जो लीनियर मोमेंटम है वो dpa से चेंज हो गया और बी का जो लीनियर मोमेंटम है वो कितने से चेंज हो गया, dpb से चेंज हो गया, ठीक है। अब समझेंगे, एफ ए बी क्या है, ये फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू बी। इसके बाद एफ बी ए क्या है, ये फोर्स एक्टिंग ऑन बी ड्यू टू ए, ठीक है। डीपीए क्या है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम ऑफ ए इन टाइम कितना, इन टाइम dt। इसी तरह से dpb क्या है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ b इन टाइम कितना, dt। ठीक है, हम लोग को प्रूफ करना है, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है बाबू, हाँ बताइए तो क्या प्रूफ करना है बच्चे, खड़े हो जाइए, आइए, आप नहीं, आप, हाँ आप ही को बोल रहे हैं, नहीं बोल सकते हैं क्या, हाँ क्या प्रूफ करना है, बोलिए। आइए जरा यहाँ खड़े होइए, कैमरा के सामने वायरल करेंगे आपको कि देखिए ये बच्चे हैं, इनके लिए हम पेड़ बचा रहे हैं, समुद्र बचा रहे हैं, बर्फ बचा रहे हैं, और ये अपनी जिंदगी खुद नहीं बचा सक रहे सही से, बैठ के बतियाते हैं। हाँ फिजिक्स है बाबू, जितना बोलना आसान है ना, समझ में उतने नहीं आता है। बताइए बताइए, जल्दी बताइए यार, आगे भी पढ़ना है, बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, पनवेल निकलना है, जल्दी बताइए। जल्दी बोलो रे बाबा। सब इंतजार में पलवेले पनवेले जाने के लिए, है ना जी। कैमरा के सामने मुंह लगा देंगे ऐसे करके, समझ गए, बैठ के बात कर रहे हैं, आता जाता घंटा कुछ है नहीं, बेहुदे बच्चे। अगली बार हंसते मुस्कुराते देखे ना तो यहीं पे मुंह लाक लगा देंगे डायरेक्ट, भले वीडियो बने नहीं बने आपका मुंह आएगा, व्यूज है ना चाहिए हमको, कोई चीज से भी आ जाए, अलग तरह का प्राणी देख ले लोग। चलिए बैठ जाइए, हमको प्रूफ करना है बिहाइंड एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, मतलब ये अगर एक्शन है तो ये इसका रिएक्शन है, मतलब क्या, मतलब ये कि एफ ए बी ये बराबर है किसके, माइनस एफ बी ए के। सर माइनस क्यों लिए, क्योंकि रिएक्शन है ना, एक का डायरेक्शन इधर है तो दूसरे का उधर है, ठीक है।
ये चीज हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बोला अभी आप लोगों को, कि अगर किसी बॉडी पे बाहर से फोर्स नहीं लगेगा तो उसका लीनियर मोमेंटम ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट। मतलब चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑलवेज क्या होगा, जीरो। चेंज क्या होगा, ऑलवेज। देखिए तो क्या इन दोनों पे बाहर से कोई फोर्स लगाए हैं हम लोग, ये दोनों अपने अपने आया ना, आके टकराया। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं। अब देखिए इसके ऊपर हम लोगों ने बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लगाया है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के हिसाब से इन दोनों का लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है। मतलब इन दोनों का लीनियर मोमेंटम का जब हम चेंज निकालेंगे तो वो चेंज ऑलवेज कितना आएगा, जीरो आएगा। तो फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम बोल सकते हैं कि डीपीए प्लस डीपीबी इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। डीपीबी को उधर कर देंगे तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ बी। दोनों साइड डिवाइड करेंगे dt से, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय dt क्या होगा, dpa बाय dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ dpa बाय dt। एंड फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन्स के सेकेंड लॉ के हिसाब से रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ये किसके बराबर, फोर्स के बराबर। तो बताइए यहां पे फोर्स कितना लग रहा है, ये ए है ना, ए का लीनियर मोमेंटम चेंज हो रहा है तो ए पे फोर्स कितना लग रहा है, एफ ए बी। तो इसको लिखेंगे एफ ए बी वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ डी पी बी, है ना यार ये वाला, ये क्या है, ये चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ बी है, यही है ना। तो रेट ऑफ चेंज क्या देगा इसका, एफ बी ए, पहले से माइनस लगा हुआ है तो ये कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ एफ बी ए। देखिए तो यही है न्यूटन का थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। नेगेटिव साइन बता रहा डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। इक्वल टू साइन बता रहा दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। और यही बात हम लोगों को कौन बोला, न्यूटन के थर्ड लॉ ने बोला कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, कॉपी कीजिए इसको। आज का क्लास यहाँ पे करेंगे हम लोग सम्मा।